केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपद नायक जी, सेंट्रल होमियोपैथिक काउंसिल प्रमुख डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर SPH बख्शी प्रेसिडेंट लीगा, डॉक्टर N राधा एडवाइजर आयुष, डॉक्टर RK मनचंदा डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल, डॉक्टर BC आचार्य प्रेसिडेंट HMAI, डॉक्टर श्यामल मुखर्जी सेक्रेटरी HMAI, डॉक्टर भास्कर भट्ट, डॉक्टर पीयूष जोशी, सौ उपस्थित डॉक्टर भाइयों ने बहनों, होमियोपैथिक डॉक्टरोना कार्य शिबिर में હું पहली बार आई છું और हमारे इधर के जो डॉक्टर थे उनका बड़ा आग्रह था कि आप आइए। मैं ये सोचती थी कि मुझे होम्योपैथिक का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ दवाई खाती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जाना चाहिए। आपके बीच में मैं आई हूँ। अभी एक किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था और पूरे गुजरात से हमारे किसान भाई बहनें वहां आए थे, इसलिए मैं लेट हुई। इसे मैं क्षमा मांगती हूँ आप सबके मित्रों। हम सब जानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां सब लोग उसका यूज करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि जो रोग है वो जल्दी निकल जाता है, दूर हो जाता है और मनुष्य त्वरित अच्छा बन जाता है, तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। लेकिन मूल में से जो रोग है वो ही नहीं निकलता है। मुझे वो दवाई देने के लिए डॉक्टर RK देसाई, मैं याद करती हूँ। मैं एक बार स्कूल की टूर लेकर कश्मीर गई थी और कश्मीर से मैं सर्दी लेकर वापस आई और सालों तक इतनी दवाइयां ली, लेकिन सर्दी मिटी नहीं। एक बार हम हमारे खानपुर कार्यालय, जो बीजेपी का कार्यालय है, वहां बैठे थे। मैं सर्दी होने के बजाय भी भाषण कर रही थी, तो नरेंद्र भाई ने मुझे बताया कि आप डॉक्टर देसाई के वहां पहुंचिए। एड्रेस दे दिया, फोन कर दिया और मुझे समय दे दिया, तो मैं वहां पहुंची। तो डॉक्टर देसाई साहब ने पूरा 1 घंटा लिया पूछपरछ करने, पूरा 1 घंटा। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स खोली, इसमें वो पान देखा, वो पान देखा, वो पान देखा। मैं देखती रही और मैं सोचती रही कि कब दवाई देंगे। लेकिन 1 घंटे के बाद उन्होंने कुछ पेपर पर लिखा और बाहर दे दिया और मुझे बता दिया कि आपकी दवाई बाहर रख दी है और जो ऊपर लिखा हो इसी तरह आप दवाई लेते रहो। तो मैंने दवाई ली। आज आप देख सकते हो कि मैं अच्छी हो गई। तब से लेकर आज तक होम्योपैथिक दवाई पर मैंने भरोसा किया है, श्रद्धा बढ़ी है। लेकिन विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि नहीं, आज नहीं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, लेकिन हमारी डिसीज कायम के लिए चली जाएगी। दूसरा मैं इसीलिए बताती हूं आपको कि जब महिलाओं का मोनोपोज पीरियड शुरू होता है तब उसकी बहुत ही मुश्किलें होती है।
और इतनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं कि वो ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाती है। मेरी एक बार वैसी स्थिति हुई, तब मैंने सोचा कि ऑपरेशन करवा दूं। लेकिन एक बार मन में विचार आया कि सही है, मैं डॉक्टर साहब को पूछ लूं कि ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंची, सभी बात मैंने बताई। तब उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मेरी 3 महीने तक आप दवाई कीजिए और बाद में मैं ही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अब ऑपरेशन करवा दो। तो उन्होंने दवाई दे दी। 3 महीने की राह देखनी नहीं पड़ी, एक ही महीने में मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तो आप जब महिलाएं मिलती है तब मैं आपकी सिफारिश करती रहती हूँ कि जाइए होम्योपैथिक दवा खाइए, अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसका प्रचार प्रसार ज्यादा होना चाहिए। कभी कभी मिक्स होने की वजह से एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों मिक्स होने की वजह से कभी कभी होम्योपैथी पर जो भरोसा होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए आपको बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए मैं आपको कोई कह नहीं सकती हूं, फिर भी बोलती हूं कि आप जो होम्योपैथिक का जो अभ्यासक्रम किया है, पढ़े हो, उसको पूरी तरह से वो ही इलाज करो। एलोपैथी मत लीजिए। हाँ, एलोपैथी आएगा तो जल्दी वो दर्दी अच्छा हो जाएगा, तो बार बार आपके यहाँ आएगा, आपकी आपत्ति बढ़ेगी। लेकिन होम्योपैथी की नहीं बढ़ेगी, उसका विश्वास नहीं होगा। इसी तरह जो हमारा आयुर्वेदिक सेक्टर है, गुजरात में आयुर्वेदिक के लिए भी गुजरात ने अच्छा काम शुरू किया है। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर, तालुका प्लेस पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, गुजरात सरकार शुरू कर रही है। और होम्योपैथिक दवाई, जैसे कि अहमदाबाद में भी होम्योपैथिक दवाई जो गवर्नमेंट और एएमसी जो हॉस्पिटल चलाती है, इसमें भी होम्योपैथिक दवाई हम दे रहे हैं सबको। खास करके जो बच्चे हैं, वो ज्ञान नरेंद्र भाई ने कहां से लिया था मुझे पता नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई सभी को बताते रहते थे। मैं महिला बाल कल्याण विभाग मेरे पास था, उसी समय भी मुझे बताते थे कि आप जो छोटे छोटे बच्चे जिसका दांत आता है, तेत शुरू होता है, उसी समय उसको झाड़ा वगैरह हो जाता है, फीवर भी आता है। इसमें अक्सर दवाई होम्योपैथिक होती है। वो नरेंद्र भाई ने बताया था, आपकी ओर से तो कभी नहीं आया है। आना चाहिए भाई। तो महिला बाल कल्याण विभाग की ओर से हम लोगों ने एक प्रयोग शुरू किया अहमदाबाद में, और हमारे जो डॉक्टर सुजय मेहता है, उसके मार्गदर्शन नीचे हमारी कई आंगनवाड़ी, जो छोटे छोटे बच्चे इसमें आते हैं, महिलाएं भी आती, प्रेग्नेंट वुमन भी आती, किशोरी भी आती, ये सबको, वो बच्चों को जब छोटे छोटे 6 महीने 8 महीने 1 साल का है, वो सब बच्चों को हम होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसको उसी समय कोई परेशानी न हो। मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि आप हमें गाइड करिए, क्या करना चाहिए। कौन से ऐसे रोग हैं जो होम्योपैथिक से दूर हो जाते हैं, बताइए। और जो आपका जो कोई एक्शन प्लान हो, वो एक्शन प्लान लेकर, मेरा समय लेकर मेरे पास आइए, मुझे बताइए कि वो काम हम कर सकते हैं। वो दवाई हम बच्चों को दे सकते हैं, वो दवाई हम प्रेग्नेंट वुमन को दे सकते हैं, वो दवाई हम ऐसी स्थिति में महिलाओं को दे सकते हैं। तो आपका काम, प्रचार प्रसार का काम मैं करूंगी, आप नहीं करते हो, मैं करूंगी। जर्मनी में दवाई बनती है,
और भारत दवाई खाता है। मुझे पता नहीं हिंदुस्तान में, भारत में क्यों दवाई नहीं बनती है, आपको पता होगा। अब नरेंद्र भाई जब देश के बड़ा प्रधान बने तब मुझे लगता है, और अभी उन्होंने वो शुरू भी किया है, नेशन आयुष मिशन की स्थापना की है उन्होंने, और अलग एक मंत्रालय भी बनाया है। तो मैं मानती हूं कि पूरे देश भर में आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, जो हम भूल गए थे वो फिर से शुरू हो गए। पुराने जमाने में कहां इतनी हॉस्पिटलें थी, घर घर हॉस्पिटल थी भैया। मुझे अभी भी याद है, मैं तो गांव में पढ़ी लिखी हूं, 25 साल मेरे गांव में बिताए। तो गांव में मेरे पिताजी और मेरे माताजी ये दवाइयां बनाते थे, ये दवाइयां बनाते थे जिसको हम बोलते हैं, नहीं वो भूल गई, मैं भूल गई हूँ वो नाम, जो वृक्ष पर होती है, दौड़ी जिसको हम बोलते हैं, दौड़ी, गड़ो ने दौड़ी, बराबर है। गड़ो और दौड़ी जो हमारे यहाँ बहुत ही पैमाने पर होती थी, तो उसको काट कर सुखाने के बाद उसको घंटी में पीसते थे और बाद में इसे पड़ी के बनाते थे। और जितने भी लोग वहां आते थे, फीवर होता था या पेट में कोई गड़बड़ी थी, वो था वो, तो वो ही पड़ी उसको दिया जाता था और उसको अच्छा हो जाता था। दूसरा, आंख जब आती है तब आप ट्यूब दे देते हो हमके, बाजार में से ले लो और आंख में डाल दो तो अच्छा हो जाएगा। हमारे यहाँ फटकड़ी होती थी, फटकड़ी, तो फटकड़ी घर में ही रहती थी और फटकड़ी हम उबालते थे गरम बर्तन में, और वो एक पतासा जैसी हो जाती थी। फिर पानी में डाल देते थे और उसको कपड़े से इसमें जो कचरा वगैरह होता है वो निकाल देते थे और बाकी बोतल में भर देते थे। और जितनी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आती थी, ये सभी बच्चों की आंख में उसका ड्रॉप्स हम डाल देते थे। 3 दिन तक वो कार्यक्रम चलता था, चौथे दिन उसकी आंख स्वच्छ हो जाती थी। तो ऐसी पद्धतियां गांव में थी, हम अब करते रहते थे। आज वो हम भूल गए। दादी नो ऊंट वैदू, दादी नो वैदू, ऐसा हम बोलते थे गुजरात में। तो जो पुराने जमाने में जो हमारे पास जितनी वनस्पति थी उसका यूज करके वो जितने भी रोग हो, जितने भी डिसीज हो, उसका इलाज करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके हम सब भूल गए और जो दवाइयां बन रही है बाहर से, वो दवाई का यूज ज्यादा पैमाने पर हो रही है और ऐसी दवाइयां शरीर को भी बिगाड़ती है, आपको सबको पता है। वो तो मैं नहीं बोलूंगी, नहीं तो कल पेपर में आ जाएगा तो एलोपैथी का बहन ने विरोध किया। मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ भाई, लेकिन जो अच्छा है वो करना चाहिए, जो अच्छा है वो करना चाहिए। और ज्यादा ऐसा तो अच्छा है कि बच्चे दवाई नहीं खाते हैं क्योंकि कड़वी होती है, ये बड़ा बड़ा टिकड़ा होता है, अंदर उतारने में भी तकलीफ होती है। तो होम्योपैथी की दवा जब मैंने देसाई साहब के पास से ली और जैसे ही मुंह में डाली तो मुझे लगा वो तो अच्छी दवा है, स्वीट दवा है, अंदर क्या है पता नहीं है पर लेकिन ऊपर से तो स्वीट लगती है। तो इतना अच्छा काम जब होम्योपैथिक माध्यम द्वारा हो रहा है तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कौन से डिसीज में वो अच्छा कारगर होता है वो हमें बताइए, तो मुझे लगता है कि समाज का भला होगा। राज्य सरकार ने कई ऐसी योजनाएं गुजरात के बच्चों के लिए, गुजरात की महिलाओं के लिए या सभी समाज के लिए बनाई है। मैं 2-3 बात आपके समक्ष करूंगी। एक, जो बच्चे हैं वो तंदुरुस्त होने चाहिए, स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए और तंदुरुस्त होंगे तो शिक्षा में अच्छा काम कर सकेंगे, वो लोग पढ़ सकेंगे।
तो शाला आरोग्य कार्यक्रम हर साल में एक बार गुजरात के सभी गवर्नमेंट डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स सब स्कूल में जाते, प्राइमरी स्कूल में जाते, हाई स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में जाते, सभी बच्चों को वो जांचते हैं और बाद में किसको किसकी जरूरत है वो लिंक कर देते हैं, वहां दवाई भी दे देते हैं। और इसमें जो कैंसर वाले बच्चे हैं या हार्ट डिसीज है और किडनी का डिसीज है, तो ऐसे बच्चों को हम अलग निकालते हैं और फिर वो सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और सिविल हॉस्पिटल में उसकी जांच हो जाती है कि उसको क्या करने की आवश्यकता है। तो ऑपरेशन करने की आवश्यकता है तो बच्चों की फ्री में, 1 रुपया नहीं लेते हैं, फ्री में उसका ऑपरेशन हो जाता है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। आप बताइए, हमारी हम जो खाते पीते रहते हैं, ऐसा क्या हो गया कि आज 5 साल का बच्चा को भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज, 5 साल के बच्चों को डायबिटीज होता है। पहले हम ऐसा सोचते थे कि 50 साल 60 साल हो जाए इसके बाद उसको डायबिटीज, हार्ट अटैक वगैरह आता है, लेकिन आज 1 साल हो या 10 साल हो या 50 साल हो, सबको वो डिसीज आ गया है। इसके पीछे क्या राज है वो सोचना चाहिए हम सब लोगों को। और इसीलिए शुरू से लेकर, मां से लेकर, प्रेग्नेंट वुमन से लेकर और किशोरी अवस्था में हमारी जो बच्चियां हैं उसके लेकर राज्य सरकार ने एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया और वो लागू कर दिया है। हमारी जितनी भी लड़कियां स्कूल में पढ़ती है उसका ब्लड टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट करने के बाद जो 12-13% से कम हीमोग्लोबिन का प्रमाण होता है तो उसको हम आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो हीमोग्लोबिन का प्रमाण है वो बढ़े। अभी मां योजना, जब नरेंद्र भाई इधर थे तब मां योजना बनाई। मां योजना इसके लिए थी कि जो बीपीएल फैमिली वाले, जिसके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अच्छी सारवार करवा सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे। मुझे लगता है कि उनको भी कभी कभी ऐसा विचार तो आता होगा कि क्यों न हम अच्छी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर हमारी सारवार न करें। हो सकता है उसके मन में भी वो विचार आता होगा, लेकिन पैसे कहां से लाए? तो नरेंद्र भाई ने सोचा कि पूरे गुजरात में जितने बीपीएल फैमिली है ये सबको मां कार्ड दिया जाए, 2 लाख रुपया का कार्ड दिया जाए और वो कार्ड लेकर जो राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल तय की है इसमें जाएगा, उसकी वहां सारवार होगी, ऑपरेशन हो जाएगा और ये जो 2 लाख रुपया इसमें से सारवार का खर्च कट जाएगा। आज कई परिवार के पास 2 लाख रुपया का कार्ड होने की वजह से वो अच्छी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाते हैं। अभी वो बीपीएल फैमिली के लिए हुआ। तो इस साल मुझे लगा कि अभी जो मध्यम वर्ग है, बीपीएल से थोड़ा सा ऊपर है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर 20-25 हजार रुपया का खर्च करके अपना इलाज करवा सके। हम लोगों ने मां वात्सल्य योजना बनाई। मां वात्सल्य योजना बनाई, इसमें जो परिवार की वार्षिक इनकम 1,20,000 रुपया है उसको हम मां वात्सल्य कार्ड दे रहे हैं 2 लाख रुपया का। तो वो मध्यम परिवार है और इसमें जोड़ा गया है कि इसका लाभ कुटुंब की जो महिला है और 21 साल के कम उम्र वाले बेटे बेटियां हैं उनको लागू होगा, पुरुष को लागू नहीं होगा। पुरुष को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
क्या कि पुरुष बीमार पड़ता है ना तो कहीं से पैसा लाकर भी उसका इलाज हो जाता है, महिलाओं के लिए तकलीफ होती है। तो वो अभी वो काम हम कर रहे हैं, सबको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इनकम का सर्टिफिकेट मिल जाता है तब माँ वात्सल्य कार्ड दे रहे हैं। अभी पूरे पैमाने पर पूरे गुजरात में हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि इससे आगे बढ़कर वो तो इनकम वालों को मिल जाएगा, लेकिन गुजरात में ऐसे भी परिवार हैं जो कभी गुजरात सरकार की जो योजना है उसका लाभ उसको कभी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। खेतों में मजदूरी के रूप में काम करते हैं, किसानों के खेतों में काम करते हैं, उसको पता ही नहीं है कि हमें वो 2 लाख रुपया का कार्ड मिल सकता है। उनको पता है। जो रोड बनाते हैं, ये रोड बनाने वाले जो मजदूर हैं उनको भी पता नहीं है कि हमें वो लाभ मिल सकता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले जो ईंट लेकर ऊपर जाते हैं, टेरेस का काम भरने के लिए टेरेस का काम करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें राज्य सरकार की ये योजना का लाभ मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने एक 15 दिन पहले तय कर लिया कि जितने भी राज्य सरकार में मजदूरी के रूप में जो काम कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो पीडब्ल्यूडी विभाग वहां जो मजदूरी के रूप में काम करने के लिए आता था तो वे लोग रजिस्ट्रेशन करने लगे। फॉरेस्ट में जो लोग काम करते थे उसका रजिस्ट्रेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करने लगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो लोग करते हैं, बिल्डर्स, उनको भी बताया गया कि आप भी रजिस्ट्रेशन करिए और हमें बताइए। तो पूरे गुजरात में 1,20,00,000 ऐसे मजदूर है गुजरात में, पता नहीं था किसी को। और 20% गुजरात की जो आबादी है इसमें 20% ऐसे लोग हैं और आज तक कोई सरकार ने उसके सामने देखा नहीं था। मैंने काम शुरू करवाया और 25 दिसंबर का दिन तय किया, क्योंकि हमारे पूर्व वड़ा प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो जन्मदिन था और नरेंद्र भाई ने भारत रत्न का अवार्ड जाहिर किया था उसी दिन। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन जो हमने सेलिब्रेट किया, वो ही कार्यक्रम करके किया। सभी जो मजदूर थे जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर सके थे, उसको क्या मिलता है, उसको 3 लाख का मां वात्सल्य कार्ड भी दिया गया। सब लोगों को तो 2 लाख का दिया, हम लोगों ने उसको 3 लाख का दिया। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसको शिष्यवृत्ति मिलनी चाहिए, तो वो भी दिया। प्रेग्नेंट वुमन को राज्य सरकार 6,000 रुपया देती है जो 9 महीने में वो उसका यूज कर सके, अच्छा भोजन कर सके, दूध पी सके, फ्रूट्स वगैरह खा सके, इसीलिए 6,000 रुपया प्रेग्नेंट वुमन को देते। तो उसी समय उनको भी दिया गया कि आप भी ले जाइए, आप भी खाइए और एक तंदुरुस्त बच्चों का जन्म दीजिए। तो ऐसी जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार की थी, वो सभी योजनाओं का लाभ ऐसे मजदूरी करने वाले सबसे पिछड़े वर्ग को हम लोगों ने दिया 25 तारीख को। अभी वो काम चल रहा है, क्योंकि सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद वो काम होगा। कोई मजदूर ऊपर से गिर पड़ता है तो कोई उसको कुछ नहीं देता है, लेकिन राज्य सरकार उसको 1 लाख रुपया देती है, लेकिन कोई लेने के लिए आता नहीं है, कोई उसको बताता भी नहीं है। तो जितने भी ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होते थे उनको भी दिया गया। और जो गंभीर बीमारी है, तो गंभीर बीमारी के लिए 1 महीने में 3,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से मिलता है उसको। और गंभीर बीमारी नहीं है लेकिन छोटी छोटी बीमारी आती है, परिवार में आती है, बच्चों को आती है, तो महीने में 1,500 रुपया उसको दवाई के लिए मिलता है, लेकिन कोई लेने के लिए आता ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था। वो सब काम राज्य सरकार कर रही है।
वैसे तो वो काम हम करेंगे तो आपका भी दायरा बढ़ेगा ना, इसमें आपके यहाँ भी आएंगे लोग इलाज करवाने के लिए। अब हमारे बीच नायक जी आए तो उसने आपने सब लोगों को मार्गदर्शन किया है, और जो मंच पर सब विराजमान हमारे अधिकारी वर्ग है, डॉक्टर है, वे सब लोगों ने भी आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन या नया क्या करना चाहिए सब आपकी ओर से आपको मिला होगा। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ, और जो मैं काम कर रही हूँ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी समाज के लिए, चाहे उसको रोजगार मिले तो रोजगार के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वाइब्रेंट समिट का आयोजन कर रहे हैं। 2015 11 जनवरी से लेकर 11, 12 और 13 ये 3 दिन वाइब्रेंट समिट का आयोजन हुआ है, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिसने ये काम शुरू किया था वो 11 तारीख को आएंगे और वाइब्रेंट समिट का उद्घाटन करेंगे। और शाम को 6 बजे के बाद विश्व भर से सीईओ आएंगे, ग्लोबल सीईओ, और उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा बैठकर देश के लिए, राज्य के लिए और विश्व में क्या करना चाहिए उसकी चर्चाएं होगी, और जो इसमें से हमें जो मिलेगा वो गुजरात में और देश में उसका उपयोग होगा। 3 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम गुजरात के लिए गौरव वाला कार्यक्रम है। हम लोगों ने 2003 में वाइब्रेंट समिट का शुरू किया था नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन के नीचे, और उसी समय गुजरात का हम शोकेस करते थे। विश्व में भी जाते थे, अलग अलग देशों में जाते थे, कंट्री में जाते थे, और उसको बताते थे भाई आइए गुजरात में, हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ रोड रास्ता है, हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली है, वो शोकेस करते थे। आज ऐसी स्थिति हमारे यहाँ आई है गुजरात में कि हम लोगों ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। पूरे विश्व भर से आप आइए, देश भर से अलग अलग राज्यों में से आइए और सब साथ में बैठिए, आप शोकेस कीजिए कि हमारे यहाँ वो है, और जिसको जहां जाना है वो जाए, एमओयू साइन करे और वहां जाकर अपनी इंडस्ट्री लगाए। ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म राज्य सरकार ने तैयार किया है। नरेंद्र भाई का भी इसमें पूरा मार्गदर्शन है। पहले एक कंट्री को लाने के लिए परिश्रम करते थे, साउथ अफ्रीका को बोलते थे कि आप पार्टनर कंट्री बनो ने। आज ऐसी स्थिति हुई है कि 8 पार्टनर कंट्री राज्य सरकार के कार्यक्रम में जुड़ी है। 8 पार्टनर कंट्री, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और पीछे सबसे बाद में यूएस भी आ गया कि हमें भी जोड़ गए। तो ऐसी स्थिति गुजरात में पैदा हुई है। 7, 8, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये इसीलिए हम गुजरात में वो मना रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए 1915 में 9 जनवरी को, तो इसको 100 साल पूरा होता है 2015 9 जुलाई को। तो नरेंद्र भाई ने उसी समय 4 साल पहले सोचा था, और उसी समय यूपीए सरकार को पत्र लिखकर भेजा था कि 2015 का जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो गुजरात को मनाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि 100 साल होते हैं और महात्मा गांधी ये गुजरात के थे, इसीलिए हमें गौरव है कि हम मनाएं। तो 7, 8, 9 को ये प्रवासी भारतीय दिवस का सेलिब्रेशन हो रहा है। 7 तारीख को शाम को एग्जीबिशन का उद्घाटन होगा। 8 सुबह में नरेंद्र भाई मोदी प्रवासी भारतीय दिन का उद्घाटन करेंगे। तो 8 जनवरी को आने वाले हैं, और वहां एक दांडी कुटीर बनी जिसको अभी तक हम
सॉल्ट माउंट करते रहते थे, लेकिन दांडी कुटीर उसको नाम दिया गया है। हम सबको पता है कि आजादी के आंदोलन के समय पे दांडी यात्रा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से शुरू किया था और नवसारी में दांडी तक पहुंचे थे और वहां जाकर एक नमक उठाया था उन्होंने। ये दांडी यात्रा और समग्र गांधी जी का जीवन चरित्र और आजादी के आंदोलन समय पे कैसी कैसी घटनाएं हुई थी, ये पूरा वहां जो दांडी कुटीर बनी है, इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हम कर रहे हैं, अभी पूरा होने आया है। तो उसका भी उद्घाटन नरेंद्र भाई मोदी करेंगे और जो लोग वो देखने के लिए आएंगे तो उसको हमें आजादी कैसे मिली है वो उसको देखने का मिला, क्योंकि हम भूल गए। तो वो काम भी वहां हो रहा है। 9 तारीख को उसका समापन होगा। 10 तारीख को पतंगोत्सव का कार्यक्रम है। आप यदि इधर रहने वाले हो तो पतंग उत्सव में आ जाना। पतंग उत्सव जो देश विदेश में से 30-40 कंट्रीज सिर्फ पतंग उत्सव में, काइट फेस्टिवल में भाग लेने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं। और एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम ये पतंग उत्सव का, काइट फेस्टिवल का होता है और ये पूरा 1 वीक तक वो कार्यक्रम चलेगा। इसमें आप सम्मिलित हो तो हमें भी अच्छा लगेगा। आपको मैं निमंत्रित करती हूँ, लेकिन 11, 12, 13 में नहीं, 7, 8, 9 में आप आ सकते हो। वहां तो 5000 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और कई एम्बेसडर वगैरह आ रहे हैं और 120 कंट्री के लोग आ रहे हैं। 120 कंट्री के लोग आ रहे हैं। तब आप सबको मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने पहले भी बताया कि गुजरात सरकार ने होम्योपैथी के लिए क्या करना चाहिए। मुझे जो आप बताएंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम जरूर करेंगे, ऐसा विश्वास आप सबको मैं देती हूँ। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, फलों से स्वागत किया, क्योंकि वो फल वो बच्चों के पास जाएगा, आंगनवाड़ी में जाएगा और आंगनवाड़ी के बच्चे वो फल खाएंगे। कई लोग तो ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे बादाम खा रहे हैं और खिला रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं मना करती हूँ कि फूलों से मेरा स्वागत मत करो, फलों से करो, तो वो बच्चों के तक जाएंगे और हमारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे। ये हमारा मकसद है इसके पीछे। आप सबको फिर से मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपका देश भर का जो होम्योपैथिक सम्मेलन है वो गुजरात को पसंद किया। आप सब गुजरात में आए और हमें मार्गदर्शन करें, वही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी।